टॉपिक है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, या दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। एक ही बात है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट निकालना, टॉर्क निकालना या रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये सब आपस में रिलेटेड है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इसको कैसे काम करते हैं इसको देखते हैं। आप ये सोच रहे होंगे यार फिर से इक्विलिब्रियम आ गया, हर चैप्टर में आ जाता है। पहले कहते हैं इक्विलिब्रियम छोटी सी डेफिनेशन है जी, ज़्यादा नहीं कराएंगे, F0 कर देना इक्विलिब्रियम है। हमारा ठीक है, सही है। फिर वर्क फोर्स की बात बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही किया, इधर की फोर्स इधर के इक्वल कर दो, उधर की इक्वल कर दो, नेट फोर्स 0 होगी, बोलते ना इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ठीक चल रहा था। फिर वर्क पर एनर्जी में कहते हैं नहीं नहीं, इक्विलिब्रियम 3 टाइप के हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। फिर को एनर्जी से डिफाइन किया कि कब स्टेबल कब अनस्टेबल, चलो यहाँ तक भी ठीक है। फिर आज फिर कहते हैं फिर से इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे जिसका नाम है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने जो इक्विलिब्रियम पढ़े वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है। हम ट्रांसलेशन मोशन पढ़ रहे थे, या तो बॉडी लेफ्ट जाती है या राइट जाती है या ऊपर जाती है या नीचे जाती है, बॉडी घूमती तो थी नहीं। घूमने का इक्विलिब्रियम किसने पढ़ा ही नहीं, बॉडी को घुमाया कब। अब क्या है, अब इस केस में ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम नहीं है, तो जो हमने इक्विलिब्रियम पढ़े कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ना वो लेफ्ट जा रही है क्योंकि लेफ्ट की फोर्स राइट की फोर्स को इक्वेट कर रही है, और ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स को इक्वेट कर रही है, तो नेट फोर्स क्या आ रही है बॉडी पे 0, तो वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है। अब हम क्या करने वाले हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कैसे, दो बच्चे बैठे हैं सीसॉ, एक उसके ऊपर रॉड के ऊपर, पार्क में लगे हुए हैं, आप देखते हो बच्चे खेलते भी हैं, और कभी एक ऊपर कभी एक नीचे, इस तरीके से। अब कई बार क्या करते हैं बच्चे ना, एडजस्ट करते हैं ताकि हम ना हवा में रहे, दोनों ऐसे स्ट्रेट हो जाए, और हो भी जाता है, आपने देखा होगा हो भी जाता है, और वो टिक जाते हैं ऐसे, है ना, बिल्कुल एकदम अपने डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं और टिका लिया। अब ये सीसॉ ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो आपका झूला कोई लेफ्ट राइट थोड़ा ना जा रहा है, ऊपर नीचे थोड़ा ना जा रहा है, ये तो अपने एक्सिस पे करके रोटेशन कर रहा है, ये इसका एक्सिस है, और इसको हिंज कर दिया जाता है, इस पर नट लगा दिया जाता है, और ये फ्री टू मूव तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से तो टाई कर देते हैं ना इसको, तो अब झूला या टूट ही जाएगा ऐसे तो इसके अबाउट वो रोटेट करते हैं। तो एक्सिस क्या है, ये इसका एक्सिस है जो यहाँ से पास कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अगर एक सीसॉ ऐसे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो एक्सिस तो यहीं से जाएगा ना, बीच में से। अब क्या करना है, एक बच्चा यहाँ बैठा है m2g, उसका वेट क्या है m2g, एक यहाँ बैठा है कितना m1g, इसका सेंटर ऑफ मास है जो एक्सिस मैंने बनाया, और इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना है d2, और इसका कितना है d1। तो मैंने इससे ये पूछा कि तू इसको नीचे लेके जा, वो कहता हाँ लेके जाऊंगा। मैंने कहा कैसे, कहता मैं टॉर्क लगाऊंगा, क्योंकि अगर बॉडी को रोटेट करना है तो मुझे टॉर्क तो लगाना पड़ेगा। टॉर्क कितना लगाएगा, फोर्स m2g इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कितना है d2, तो इसने कितना टॉर्क लगाया m2g इंटू d2। और ये इसे कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, कैसे करते हो, ये देखो, ये रहा, ये प्लैंक है, ये बच्चा यहाँ बैठा है, फोर्स कहाँ लगा रहा है नीचे, सोचो नीचे, ये चाहता है ये फटा ऐसे घूम जाए, ये प्लैंक ऐसे घूम जाए, तो कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, पर ये नहीं घूमने देगा। यहाँ पर m1g भी है, m1g ये भी टॉर्क लगा रहा है, कितना टॉर्क लगा रहा है m1g इंटू d1, और कैसे घुमा रहा है ऐसे क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल हो जाए तो ना ये क्लॉकवाइज घूमेगा ना ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, नेट टॉर्क क्या हो जाएगा 0। और अगर नेट टॉर्क 0 हो जाए तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि रोटेशन का इक्विलिब्रियम है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो समझ में आ रहा है यहां तक। रोटेशनल इक्विलिब्रियम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। कोई डाउट इसमें, रूल क्लियर है यहां तक, तो डायग्राम क्लियर है। लेकिन कोई कहेगा ये तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। मैंने कहा कैसे, सेंटर ऑफ मास में किया तो है, सेंटर ऑफ मास में मान लो ये d2 d1 है और मान लो ये ओरिजिन है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा -d2, इसका क्या बनेगा d1। ये देखो एक सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या है 0, m2 का डिस्टेंस कितना है -d2, m1 का कितना है d1, और ये टर्म यहाँ 0 हो गई। चेक करो m2 d2 m1 d1, चाहे टॉर्क से प्रूव कर लो चाहे सेंटर ऑफ मास से कर लो, बात तो एक ही है। अब हमने टॉर्क से कर लिया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या रूल चल रहा है, कैसे भी कर लो। और अगर दोनों स्टूडेंट्स के मासेस बराबर हैं तो d1 किसके इक्वल है d2, तो डिस्टेंस दोनों का सेंटर मास से बराबर रहेगा, बात ही खत्म है। कोई डाउट इसमें?
पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कि टॉर्क की प्रॉब्लम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे काम करता है। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में या उसको करने से पहले ये प्रॉब्लम आपको जेई मेंस में मिलेगी या नीट में, मुझे पता नहीं, शायद जेई मेंस में मिलेगी। वो कहेगा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक पार्टिकल नीचे 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 गिरता जा रहा है, उसका वेट क्या है एम जी वेट उसको नीचे गिर रहा है। टी टाइम पे उसको देखा वो नीचे गिर रहा है और वो यहाँ था, नीचे गिरा होगा, गिरता जा रहा है। कौन नीचे गिर रहा है? इसका वेट नीचे गिर रहा है। क्वेश्चन है टॉर्क निकालो अबाउट पॉइंट ओ, तो बोलो क्या होगा? फोर्स कितनी है? एम जी। कहां पर है? वाई एक्सिस में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? एक्स नॉट, क्योंकि ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है तो एम जी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से क्या होगा? एक्स नॉट। तो आंसर क्या आएगा? एम जी इंटू एक्स नॉट। ये टॉर्क है, पर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। तो वैसे टॉर्क की प्रॉब्लम है, ये है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बड़ी फेमस प्रॉब्लम है, 2-3 प्रॉब्लम बड़ी फेमस है, एक ये वाली और एक लैडर प्रॉब्लम बोलते हैं उसे। तो आपको बहुत देखेगी प्रीवियस ईयर मेंस में, नीट में, एडवांस में, हर जगह आती है इस टाइप की प्रॉब्लम्स। और कैसे काम करती हैं देखते हैं। सपोज करो ये आपके सामने एक स्टिक है, रॉड है, कुछ मर्जी मान लो, कॉपी मान लो, जो मानना है मान लो। आपने क्या किया? आपने इसको अरेंजमेंट है, 2 नाइफ्स, 2 चाकू लिए, तीखे, बिल्कुल एकदम तीखे, ये 1 और ये 2, ऐसे इसको ऐसे टिका दिया। ये लो, अभी हिल रहा है मेरा हाथ, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। बिल्कुल स्टिल हो गया तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि अगर चाकू यहां से ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ऐसे घूम जाएगा, अगर यहां से लगाएगा तो ऐसे घूम जाएगा। पर ना ये यहां से ना यहां से, दोनों फोर्सेस क्या लग रही हैं? N1 एंड N2, और ये बिल्कुल रेस्ट पे है। ना ये रॉड ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है मैं ऐसे फोर्स ज्यादा लगा दूं, तो ना ये ऊपर जा रही है ना ये नीचे जा रही है, ना ये लेफ्ट जा रही है ना ये राइट जा रही है, ना ये क्लॉकवाइज घूम रही है ना ये एंटी क्लॉकवाइज, हर तरफ से इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम कितने किस्म के हैं? 2, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशनल। इसके बाद नहीं आएगा, खत्म है, ठीक है, +2 तक भी नहीं आएगा। यही 2 इक्विलिब्रियम्स हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशनल। ट्रांसलेशन कब कहलाया जाता है? जब ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स और लेफ्ट की फोर्स इक्वल टू राइट की फोर्स। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, दोनों मेंटेन्ड है। इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आप रोटेशनल काट के ना रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी लिख लें, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन लिख लें, यहां पे करेक्शन कर लें, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन, या सिंपल ये लिख लें कि पूरा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, एक ही बात है। तो इक्विलिब्रियम का अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशनल, ठीक है यहां तक। तो कई लोग पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि क्या ये इक्विलिब्रियम में है, बताओ। नहीं, ये ऐसा कहेगा इक्विलिब्रियम में है, दे दिया तुम्हें, हर किस्म से इक्विलिब्रियम में है ये सिस्टम। और ये रॉड का जो वेट है वो कितना है? 4G, 4 × G। कहां पे एक्ट करेगा इसका वेट? सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास पे रॉड का वेट कितना है? 4G। एक एक्स्ट्रा वेट और टांग दिया, जिसकी वैल्यू कितनी है? 6G। तो रॉड का वेट कितना है? 4G, और यहां पर एक और वेट टांग दिया, कितना? 6G। 2 वेट्स ये एक्स्ट्रा वेट टांगा ताकि इक्विलिब्रियम खराब हो जाए, किसी तरीके से भारी हो जाए, ये पोर्शन ऐसे गिर जाए, पर यहां पे ज्यादा फोर्स लगा के इसको बैलेंस कर दिया गया, ठीक है यहां तक। और डिस्टेंस गिवन है ये 5 सेंटीमीटर। ये जो फोर्स है इसकी दूरी सेंटर ऑफ मास से कितनी है? 25 है, और इसकी दूरी N2 की दूरी सेंटर ऑफ मास से कितनी है? 35 है। ये सब गिवन है। क्वेश्चन है N1 N2 निकालो, क्या होगा? ये क्वेश्चन है, फाइंड N1 फाइंड N2। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या क्वेश्चन है इसमें? क्वेश्चन की क्लैरिटी हो रही है कि निकालना क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में जब भी ये प्रॉब्लम आएगी ना, इक्विलिब्रियम वाली, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की स्पेशली, तो आपने दोनों इक्विलिब्रियम मेंटेन करने हैं। 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक बार ट्रांसलेशन का और एक बार रोटेशनल का। ट्रांसलेशन की इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपने जो बनानी है वो फोर्सेस से बनानी है, क्योंकि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 है,
और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन किससे बनानी है आपने? नेट टॉर्क से बनानी है। इसमें टॉर्क का कॉन्सेप्ट है, इसमें फोर्स का कॉन्सेप्ट है। ये देखो, इस पूरे सिस्टम में ये बॉडी ऊपर नीचे नहीं जा रही, तो ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस बाय नीचे की फोर्सेस। तो कुल मिला के दो ऊपर की कौन सी फोर्सेस है? N1 प्लस N2, और नीचे की कौन सी फोर्सेस है? 6G और 4G। पहली क्वेश्चन क्लियर है? N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 6G प्लस 4G। अच्छा, लेफ्ट की फोर्स कितनी है? है ही नहीं। राइट की फोर्स कितनी है? है ही नहीं, तो एक्स एक्सिस में कोई फोर्स बनेगी नहीं। पहली क्वेश्चन क्लियर है ट्रांसलेशन की। अब बात करते हैं रोटेशनल की। मुझे बस इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 1, रोटेशनल में इसका N1 का टॉर्क क्या होगा? N1 इंटू क्या? पहले एक्सिस क्या लोगे? घूमने, किसके अबाउट टॉर्क निकालूं? और सेंटर ऑफ मास। भाई सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन नहीं होगी और तो क्या ही होगा। ठीक, तो N1 इंटू कितना 25। इसका टॉर्क क्या होगा? 6G इंटू कितना 5। इसका टॉर्क क्या होगा? 4G इंटू 0, क्योंकि ये खुद सेंटर ऑफ मास पे काम कर रहा है और हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन भी सेंटर ऑफ मास है। और अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास पे ही काम करेगी, एक्सिस पे ही काम करेगी, तो टॉर्क क्या जनरेट करेगी? 0। और N2 क्या करेगी? N2 इंटू 35। कोई डाउट इसमें? अब ये लास्ट आंसर दो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना है। N1 बोलो, N1 बॉडी को कैसे घुमाएगी? ये देखो N1, इधर N1 कैसे घुमाएगी? N1 ये N1 फोर्स लगी, कैसे? क्लॉकवाइज। ठीक है। N2 कैसे घुमाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। 2 6G, लटक जाओ इस पे, 6G एंटी क्लॉकवाइज। 4G घुमाएगी नहीं, कि टॉर्क की जनरेट नहीं होगा 4G का। तो इसका मतलब कुछ एंटी क्लॉकवाइज कुछ क्लॉकवाइज, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो किसके इक्वल कर देंगे? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कर देंगे। कोई डाउट इसमें? तो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को इक्वेट कर देंगे। तो दो टॉर्क इसमें क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, एक N2 का, एक 6G का, और एक टॉर्क क्या है? क्लॉकवाइज। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। हाँ, सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई। दो वेरिएबल्स हैं N1 एंड N2, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके N1 N2 कैन बी कैलकुलेटेड। ऐसे होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम सॉल्व। कोई डाउट इसमें? अब मजे की बात है, अगर आपने एक भी फोर्स मिस कर दी, क्वेश्चन खत्म। यही तो गेम है। फोर्सेस का चैप्टर तो हर हालत में आना ही चाहिए। अगर फोर्स नहीं आया तो रोटेशन तो वैसे ही उड़ गया, क्योंकि एक वेक्टर खत्म, टॉर्क गया तो बात खत्म है कि नहीं? कमाल। बहुत फेमस प्रॉब्लम है लैडर प्रॉब्लम। इसको सीख लो जरा कैसे करनी है। लैडर प्रॉब्लम तो कंपटीशन में बहुत आती हैं, आपको फोटो में दिखेंगी लैडर बनती हुई बहुत कंपटीशन के अंदर। देखो क्या है ये प्रॉब्लम, इसको समझते हैं।